गाइस वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके साहिल स्टडी। सो आज इस लेक्चर में हम देखेंगे यांत्रिकी पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, चाहे कोई भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम हो, आईएएस हो, यूपी पीसीएस हो, आरआरबी हो, एसएससी हो और अदर कम्पिटेटिव एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे आज के इस टॉपिक में यांत्रिकी पर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। उच्च वेग दिए हुए तरंगदैर्घ्य, दाब, ऊर्जा, मैक, एंगस्ट्रॉम, पास्कल, जूल। दो सूचियाँ दी हुई हैं, इनमें आपको मिलाना है। इसके ऑप्शंस देखिए दिए हुए हैं। उच्च वेग का मात्रक मैक, तरंगदैर्घ्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम और दाब का मात्रक पास्कल होता है और ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। इसका सही आंसर क्या मैच कर रहा है इसमें? सी नंबर इसमें सही होगा। ये आईएएस प्री 1999 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एक सुमेलित नहीं है, कौन इसमें सही नहीं मिला हुआ है उसको बताना है। यूपी पीसीएस 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पहले देखते हैं डेसिबल क्या है, ध्वनि की तीव्रता की इकाई है। और अश्वशक्ति क्या है, शक्ति की इकाई है, ये भी सही है। समुद्री मील नौ संचालन में दूरी की इकाई है, ये भी सही है। सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, ये गलत हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाना है। कुछ भौतिक राशियाँ दी हुई हैं और इसमें उसकी यूनिटें दी हुई हैं। तो त्वरण की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। कार्य क्या होता है? जूल मात्रक होता है आवेग का, न्यूटन पर सेकंड। तो इसमें ऑप्शंस आपका सही हो जाएगा, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन क्या है, मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू किया गया? ऑप्शन दिए हुए हैं 1969, 1971, 1983 ईस्वी, 1991। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1971, 1971 में मात्रकों को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लागू किया गया है। आरआरबी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन पांचवा है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? ऑप्शन दिए हुए हैं वॉट, डायोप्टर, ऑप्टर, मीटर। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एसएससी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर, डायोप्टर। छठवां क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको मिलाना है, सुमेलित कीजिए। दिए हुआ है जूल, एम्पियर, वॉट, वोल्ट, कैलोरी, ये सब मात्रक दिए हुए हैं और इसमें बताना है कि किसका मात्रक इनमें से मैच कराना है। तो जूल किसका मात्रक है? कार का मात्रक है। तो ए का तीसरा कौन सा इसमें हो जाएगा? ए का तीसरा। फिर एम्पियर किसका है? धारा का मात्रक है। वॉट क्या है? सामर्थ्य का मात्रक क्या है? वॉट होता है। वोल्ट किसका मात्रक है? विभवांतर का। और कैलोरी किसका मात्रक है? ऊष्मा का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। ये यूपी पीसीएस प्री 1990 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सातवां, यंग प्रत्यास्थता गुणांक का एसआई मात्रक है। ऑप्शन है डाइन पर सेंटीमीटर, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग प्रत्यास्थता का एसआई मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आठवां, डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? ऑप्शन दिए हैं खून में हीमोग्लोबिन को, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि, वायु के कण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, वातावरण में ध्वनि की माप के लिए हम डेसिमल का प्रयोग करते हैं। MPPSC 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नवा क्वेश्चन, ऊष्मा संवाहकता गुणांक का आयाम मतलब विमा बतानी है। तो दिया हुआ है ऑप्शंस ml-1, t-2, θ-1, ml-2, t-3, θ-1, ml-1, t-1, θ, ml-3, θ-1। इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ऊष्मा संवाहकता की विमा क्या होगी? ml-3, θ-1। आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है, त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? त्वरण में ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सही सूत्र प्रयोग करते हैं? यह हुआ है A=u v माइनस यू अपॉन टी। बी पार्ट दिया है A=μ प्लस वी टी, A=v प्लस यू अपॉन टी, A=v प्लस यू अपॉन टी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, A=v माइनस यू अपॉन टी। ये त्वरण का सूत्र होता है।
बीपीएससी प्री 2009 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन में शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु का है या की है। ऑप्शन दिए हैं समान गति होती है, समान वेग होता है, त्वरण होता है, समान त्वरण होता है, समान बल होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? समान त्वरण होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु क्या होती है? समान त्वरण होती है, समान त्वरण होता है उसका। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां क्वेश्चन है। 12वां क्वेश्चन है दो वेक्टर जिसका मान अलग है। ऑप्शन हैं उनकी दिशा अलग होगी, उनका परिणाम शून्य होगा, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। उनको परिणामी शून्य नहीं, उनका जो परिणामी होगा दो वेक्टरों का वो शून्य नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 क्वेश्चन। यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाता है तो ऑप्शन दिए हैं संवेग दुगुना हो जाता है, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाती है, विकल्प ए और बी दोनों सही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। मतलब किसी वस्तु का वेग अगर 2 गुना कर देंगे तो उसका संवेग दुगुना हो जाता है और गतिज ऊर्जा उसकी 4 गुना हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 14 क्वेश्चन। किसी भी स्थिर या गति वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह कथन किसने दिया है? ऑप्शन दिए हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम है, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, गैलीलियो का गति विषयक नियम। इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। केमिस्ट्री में ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज़्यादातर, फिजिक्स में भी आते हैं, केमिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है तो मेज की कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन दिए हैं कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, उतना ही रहेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट, कम हो जाता है। जब कोई व्यक्ति घूमती हुई मेज पर अचानक बैठ जाता है तो उसका कोणीय वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया का संबंध बल है। ऑप्शन हैं हमेशा एक ही वस्तु पर लगे होना चाहिए, भिन्न भिन्न वस्तु पर लगे हो सकते हैं, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, इसका परिणाम बराबर होना जरूरी नहीं है, किंतु उसकी दिशा समान होनी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए, एक क्रिया प्रतिक्रिया नियम का रूल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बीएड 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम के अनुसार ये कथन सत्य है। ऑप्शंस हैं इससे जड़त्व की परिभाषा ज्ञात की जाती है, इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, इससे संवेग संरक्षण सिद्धांत प्रतिपादित होता है, और युक्त सभी। तो इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी पार्ट। इससे बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है, न्यूटन का द्वितीय नियम का कथन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम, न्यूटन का गति विषयक द्वितीय नियम, न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। कांस्टेबल 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम। जो तीसरा नियम है न्यूटन का, वह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 19 क्वेश्चन है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? ऑप्शन दिए हैं गाड़ी द्वारा घोड़े पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा गाड़ी पर आरोपित बल से, घोड़े द्वारा अपने पैर से पृथ्वी पर आरोपित बल से, पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। इसका आंसर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल से। गाड़ी जो है खींचता हुआ घोड़ा पृथ्वी द्वारा घोड़े पर पैरों के बल पर आरोपित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिसे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है? ऑप्शन दिए हैं गतिहीनता, जड़त्व, कुल भार, अक्रियता। इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आरआरबी 2004 में पूछा हुआ कुछ क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
विभाग। जड़त्व, यह किसी भी पिंड के गुणधर्म को जड़त्व कहते हैं, जिससे किसी भी सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति को परिवर्तन का विरोध करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21वां क्वेश्चन है, रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन हैं ऊर्जा संरक्षण, बर्नौली प्रमेय, अवोगाद्रो, परिकल्पना, संवेग संरक्षण। इसका आंसर भी आप दे सकते हैं कि रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर रॉकेट जो है कार्य करता है। आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22वां, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है? तो ऑप्शंस हैं प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम, ये सभी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तृतीय नियम। जल में तैरना न्यूटन के तृतीय नियम का पालन करता है। अगला क्वेश्चन है 23वां क्वेश्चन, गतिशील वाहन के अचानक रुकते ही यात्री सामने की ओर क्यों गिर पड़ता है? जब गाड़ी चलती है तो यात्री जो बैठे हुए थे वो आगे की ओर क्यों गिरते हैं? तो ऑप्शन दिए हुए हैं, यह एक स्वैच्छिक प्रक्रिया है, यात्री अपनी असावधानी से धक्के खाता है, यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है लेकिन ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। जब गतिशील वाहन अचानक रुकती है तो यात्री सामने इसलिए गिर जाते हैं क्योंकि यात्री के शरीर का निचला भाग रुक जाता है और ऊपरी भाग जड़त्व के कारण गतिशील अवस्था में रहता है। यह एसएससी 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें। क्रिकेट के खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? आपने क्रिकेट मैच देखा होगा, उसमें जब कैच करते हैं तब वो बॉल को पीछे क्यों लेके जाते हैं जब कोई कैच लेते हैं? तो ऑप्शन दिए हैं, बॉल विश्राम की स्थिति में आ जा सकती है, बॉल त्वरित स्थिति में रह सकती है, हो सकता है उसमें कम बल लगाने की आवश्यकता हो सकता है कि उसमें अधिक बल लगाने की आवश्यकता हो। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जो बॉल होती है विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसलिए हाथ में लगे भी ना, इसलिए भी पीछे को हाथ करके कैच लिया जाता है। आरआरबी 2002 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्टवां क्वेश्चन। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है क्योंकि ऑप्शंस हैं, वह चंद्रमा पर भारहीन होता है, चंद्रमा पर कोई वातावरण नहीं है, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अत्यल्प है, चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आप बता सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में कम होता है, इसलिए अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अत्यधिक ऊंची छलांग लगा सकते हैं। आरआरबी 2003 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग स्टडीज़ के लिए, जीएस की वीडियोज़ के लिए आप चैनल पर बने रहें और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। और हाँ, इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर जरूर फॉलो करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।